गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं बता दूं, मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे हो गए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीडीएस का टॉपिक। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आईसीडीएस। तो सबसे पहले तो आईसीडीएस आर एप्लीकेबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड नॉट फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आईसीडीएस किस पे अप्लाई करता है? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के लिए। सबसे पहले बात, आईसीडीएस किस पे अप्लाई करता है? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के लिए, चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। या तो आप पीजीबीपी कंप्यूट कर रहे हो या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कंप्यूट कर रहे हो, और कंप्यूट कर रहे हो तो ही, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए आपको आईसीडीएस अप्लाई नहीं करना है, आपको इनकम कंप्यूट करने के लिए आईसीडीएस अप्लाई करना है। तो आईसीडीएस आर एप्लीकेबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड नॉट फॉर मेंटेनिंग द बुक्स अकाउंट्स। बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए आपको यूज नहीं करना है, आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के लिए यूज करना है। सेकंड पॉइंट, ICDS applies to all taxpayers except individual HUF who are not covered under the tax audit provisions 44AB। तो ICDS किस पे अप्लाई करता है? ICDS सारे टैक्सपेयर्स पे अप्लाई करता है, सारे टैक्सपेयर्स A to Z सारे टैक्सपेयर्स पे अप्लाई करता है, एक्सेप्ट वैसे इंडिविजुअल एंड HUF जिनका की बुक्स ऑफ अकाउंट, जिनका की ऑडिट होना मैंडेटरी नहीं है एज पर सेक्शन 44AB। नेक्स्ट पॉइंट, in case of conflict between the provisions of act and ICDS, the provisions of act shall prevail to that extent। कभी भी मान लो कि एक्ट एंड आईसीडीएस, जो इनकम टैक्स एक्ट है एंड आईसीडीएस में कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है तो कौन जीतेगा? द आंसर इज एक्ट जीतेगा, इनकम टैक्स एक्ट जीतेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कि आईसीडीएस उन्हीं टैक्स पेयर्स पे अप्लाई करता है जो कि मर्केंटाइल बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, मतलब मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंट्स अगर है उनका तो ही आईसीडीएस अप्लाई करता है, अदरवाइज आईसीडीएस अप्लाई नहीं करता है। ठीक है, मतलब कैश सिस्टम अगर है तो आईसीडीएस अप्लाई नहीं करेगा। इसके बाद सर्कुलर नंबर 10/2017, ये सर्कुलर क्या कहता है कि इट इज क्लैरिफाइड दैट आईसीडीएस आर नॉट एप्लीकेबल टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, इट इज एप्लीकेबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। तो यही बात कह रहा है कि ये मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स के लिए नहीं, ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के लिए एप्लीकेबल है आईसीडीएस। इसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसीडीएस इन सर्टेन केसेस, तो पर्टिकुलर केसेस में आईसीडीएस का कैसे एप्लीकेबिलिटी होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, उस बारे में हम जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो पर्सन्स कवर्ड अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है, क्या उन पे आईसीडीएस अप्लाई होगा? तो आंसर इज यस, आईसीडीएस अप्लाई होगा। ये लिखा है पर्सन्स कवर्ड बाय प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, जो 44AD, 44AE, 44ADA या 44B, 44BB या 44BBA के हिसाब से, वो 44BBA के हिसाब से अगर उनका प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को वो अप्लाई करते हैं, ऑप्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या अप्लाई करेगा? हाँ, अप्लाई करेगा। आईसीडीएस इज एप्लीकेबल टू पर्सन्स having income chargeable under the PGBP or IFRS. Therefore, the relevant ICDS shall also apply to persons company income under the presumptive taxation scheme। तो presumptive taxation scheme को अगर आपने ऑप्ट किया है तो भी आप पे ICDS अप्लाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेबिलिटी टू कंपनीज विच अडॉप्टेड इंड एस। क्या इंड एस जिसने अडॉप्ट किया है, क्या उस पर आईसीडीएस अप्लाई करेगा? आंसर इज यस, बिल्कुल अप्लाई करेगा। आईसीडीएस इज एप्लीकेबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अडॉप्टेड। मतलब चाहे आप कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करो, आप पे आईसीडीएस तो अप्लाई करेगा। ठीक है, इसके बाद वेदर एप्लीकेबल टू कंप्यूटेशन अंडर मैट एंड एएमटी। तो इसका आंसर है कि देखो, मैट किस पे आप निकालते हो? बुक प्रॉफिट पे निकालते हो, और एएमटी किस पे निकालते हो आप? एडजस्टेड टोटल इनकम पे। तो बुक प्रॉफिट निकालने के लिए आपको बुक प्रॉफिट निकालने के लिए आईसीडीएस का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक प्रॉफिट में तो सिर्फ उन पर्टिकुलर्स का ही एडजस्टमेंट होता है जो उसमें मेंशन्ड है 115 जेबी में, सेक्शन 115 जेबी में। तो इसलिए आप जब मैट निकालते हो तो आईसीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल टू यू। लेकिन जब आप एएमटी का कंप्यूट करते हो, आप एएमटी कैसे कंप्यूट करते हो? एटीआई में। एटीआई मतलब एडजस्टेड टोटल इनकम, मतलब टोटल इनकम आप निकाल लेते हो, उसमें आप तीन चीज़ों को ऐड कर देते हो। सेक्शन 10AA का जो भी आपने डिडक्शन लिया है वो, प्लस 35AD में आपने जो भी डिडक्शन लिया है वो, एंड इनकम बेस्ड डिडक्शन जो आपने लिया है, ATI, ATIB, ATIC, ATID, ATIAB, ATIE में आपने जो भी इनकम बेस्ड डिडक्शंस लिया है, इसको आप ऐड कर देते हो, आप इस पे निकालते हो, और आप माइनस कर देते हो कि अगर 35AD नहीं लिया रहता तो कितना डिप्रेशन मिलता, तो ये हो जाता था आपका ATI, एडजस्टेड टोटल इनकम। तो आप इस पे निकालते हो, इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मतलब आईसीडीएस मैट निकालने के लिए तो एप्लीकेबल नहीं होगा, बट एएमटी निकालने के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसीडीएस टू इनकम लायबल टू टैक्स ऑन ग्रॉस बेसिस। तो ग्रॉस बेसिस पे अगर आप इनकम निकालते हो तो क्या होगा? आंसर यस, बिल्कुल होगा, एप्लीकेबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑन ग्रॉस बेसिस।
ग्रॉस बेसिस पे मतलब जैसे आप इनकम निकालते हो अपना इनकम सेक्शन 115A के हिसाब से, ग्रॉस बेसिस पे आप निकालते हो 115A के हिसाब से, 115B के हिसाब से, 115A के हिसाब से, 115AB के हिसाब से, 115AC के हिसाब से, 115AD के हिसाब से, या फिर 115BBA के हिसाब से, जहाँ जहाँ पे भी आप ग्रॉस बेसिस पे अपना इनकम कंप्यूट करते हो, तो क्या वहाँ एप्लीकेबल है आईसीडीएस? बिल्कुल एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर कभी भी आईसीडीएस एंड इनकम टैक्स रूल्स में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है, आईसीडीएस एंड इनकम टैक्स रूल्स में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन जीतेगा? तो आंसर इज की इनकम टैक्स रूल्स जीतेगा। द प्रोविजंस ऑफ रूल्स व्हिच डील विद स्पेसिफिक प्रोविजंस शैल प्रिवेल। तो इनकम टैक्स रूल्स जीतेगा ओवर आईसीडीएस, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं आईसीडीएस 1। आईसीडीएस 1 क्या है? आईसीडीएस 1 है अकाउंटिंग पॉलिसीज। आईसीडीएस 1 डजंट रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस एंड मटेरियलिटी। तो आईसीडीएस 1 प्रूडेंस एंड मटेरियलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। मतलब जो आईसीडीएस है, देखो अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या लिखा है कि आप प्रूडेंट रहो, मटेरियलिटी प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है, तो लेकिन आईसीडीएस प्रूडेंस और मटेरियलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। वही लिखा आईसीडीएस डजंट रिकॉग्नाइज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस एंड मटेरियलिटी। फॉर एग्जांपल, एक्सपेक्टेड लॉसेस अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड मींस रिकॉग्नाइज ऑन एक्चुअल बेसिस। तो प्रूडेंस में क्या है कि एक्सपेक्टेड लॉसेस को तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, बट आईसीडीएस एक्सपेक्टेड पे चलता नहीं है। टैक्सेशन आप एक्सपेक्टेड पे नहीं चल सकते हो, तो इसलिए एक्सपेक्टेड लॉसेस जो भी होगा उसे आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, वो आप एक्चुअल बेसिस पे ही रिकॉग्नाइज करोगे, प्रूडेंस बेस में नहीं। मतलब प्रूडेंस और मटेरियलिटी ये सब नहीं चलता यहाँ पे। इसके बाद आता है अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन बी चेंज्ड इफ देयर इज अ रीजनेबल कॉज, बट रीजनेबल कॉज नॉट डिफाइंड इन आईसीडीएस। ये कहता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज किया जा सकता है, लेकिन तभी चेंज किया जा सकता है जब उसका रीजनेबल कॉज होगा, लेकिन रीजनेबल कॉज बताया ही नहीं गया आईसीडीएस में। फिर इसके बाद एक्सपेक्टेड लॉसेस और मार्क टू मार्केट लॉसेस शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अनलेस परमिटेड बाय एनी अदर आईसीडीएस, हाउएवर इट इज साइलेंट अबाउट मार्क टू मार्केट गेन। तो कहता है कि एक्सपेक्टेड लॉसेस को आप क्या रिकॉग्नाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हो एंड मार्क टू मार्केट लॉसेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। सो आईसीडीएस कहता है, आईसीडीएस 1 कहता है कि आप एक्सपेक्टेड लॉसेस को आप तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हो जब कोई आईसीडीएस है जो एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए कह रहा है, एंड मार्क टू मार्केट लॉसेस को भी आप तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हो जब कोई आईसीडीएस कह रहा है। मतलब आईसीडीएस के बिना, आईसीडीएस की परमिशन के बिना आप मार्क टू मार्केट लॉसेस या एक्सपेक्टेड लॉसेस को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। हाउएवर मार्क टू मार्केट गेन के रिगार्डिंग आईसीडीएस इज साइलेंट। तो मतलब कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद सीबीडीटी ने कुछ एफएक्यूज दिए रिगार्डिंग आईसीडीएस 1। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आईसीडीएस 1 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए है या फिर आईसीडीएस 1 बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए है या फिर कंपटीशन ऑफ इनकम के लिए। तो क्लियरली कह रहा है कि द अकाउंटिंग पॉलिसीज मेंशन इन आईसीडीएस 1 बीइंग फंडामेंटल नेचर शैल बी एप्लीकेबल फॉर कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी एंड आईएफआरएस। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि मार्क टू मार्केट लॉसेस एंड एक्सपेक्टेड लॉसेस के रिगार्डिंग तो है, कहता है कुछ आईसीडीएस, बट मार्क टू मार्केट गेन के रिगार्डिंग तो कुछ नहीं कहता था। तो इसके रिगार्डिंग सीबीडीटी ने बोला कि मार्क टू मार्केट गेन को भी आप वैसे ही आप अप्लाई करोगे जैसे मार्क टू मार्केट लॉसेस को अप्लाई कर रहे हो। मतलब इट शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू मार्क टू मार्केट गेन्स और एन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मतलब एक्सपेक्टेड लॉसेस को जैसे आप ट्रीट करते हो वैसे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को ट्रीट करो, और एक्सपेक्टेड मार्क टू मार्केट लॉसेस को जैसे ट्रीट करते हो वैसे मार्केट टू मार्केट गेन्स को ट्रीट करो, ठीक है। उसके बाद आईसीडीएस 1 प्रोवाइड्स दैट एन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी चेंज विदाउट रीजनेबल कॉज, शुड नॉट बी चेंज विदाउट रीजनेबल कॉज। द टर्म रीजनेबल कॉज नॉट डिफाइंड, व्हाट शैल कंस्टिट्यूट रीजनेबल कॉज। तो पूछ रहे हैं कि रीजनेबल कॉज मतलब क्या। तो अंडर द एक्ट रीजनेबल कॉज इज एन एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड हैज इवॉल्व्ड वेल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, conferring desired flexibility to the taxpayer in deserving cases। तो कुछ भी नहीं कह रहा है कि बोल रहा है कि ये एक एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये इवॉल्व हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। टाइम कन्फरिंग डिजायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टैक्सपेयर इन डिजर्विंग केसेस, मतलब अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से इसको अप्लाई करेंगे रीजनेबल कॉज को, ठीक है। इसके बाद आता है आईसीडीएस 1 रिक्वायर्स डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अदर आईसीडीएस रिक्वायर्स स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स। तो कह रहा है कि आईसीडीएस 1 कहता है कि आप डिस्क्लोज करो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को, जबकि अदर आईसीडीएस रिक्वायर करता है स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स। वेयर इज द टैक्स पेयर रिक्वायर्ड टू मेक सच डिस्क्लोजर स्पेसिफाइड इन आईसीडीएस। तो कहता है कि कहाँ पे डिस्क्लोज करना है, ये सब डिस्क्लोज करना कहाँ पे है।
तो फॉर्म 3CD में आप देखते होंगे एक जगह पे, वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे ICDS 1, ICDS 2, ICDS 3 सभी ICDS के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मांगता है वो, ICDS 10 तक, तो वहाँ पे डिस्क्लोज करना है। तो नेट इफेक्ट ऑन द इनकम ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ICDS टू बी डिस्क्लोज इन द रिटर्न ऑफ इनकम। तो नेट इफेक्ट जो इसका है, इसको आपको रिटर्न ऑफ इनकम में दिखाना है, जो नेट इफेक्ट है इनकम का, नेट इफेक्ट ऑफ इनकम को आपको कहाँ दिखाना है, रिटर्न ऑफ इनकम में। द डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड अंडर ICDS शैल बी मेड इन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इन फॉर्म 3CD, और आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में दिखाना है इन फॉर्म 3CD। However, there shall not be any separate disclosure requirements of persons who is not liable to tax audit। लेकिन जो भी पर्सन लायबल नहीं है टैक्स ऑडिट के लिए, उसके लिए कोई सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं है, अलग से कहीं और डिस्क्लोजर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद ICDS 2 क्या है, इन्वेंट्रीज के रिगार्डिंग, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। सबसे पहले तो इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन process in the rendering of services, in the production process और rendering of services, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज होता क्या है, इन्वेंट्रीज वैसे एसेट्स होते हैं जो कि हेल्ड फॉर सेल है, बेचने के लिए रखे हुए हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, या फिर प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो भी इन्वेंट्री यूज होता है, WIP मतलब held for sale, that is finished goods, या फिर WIP, that is process of production, और in the form of materials supplies to be consumed, मतलब raw materials। तो ये है इन्वेंट्री का डेफिनेशन as per ICDS 2। This ICDS requires disclosure of the accounting policies। तो ICDS क्या कह रहा है कि आप डिस्क्लोज करो अकाउंटिंग पॉलिसीज को रिगार्डिंग डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसीज adopted in measuring inventories। आप कैसे इन्वेंट्रीज को मेजर करते हो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है अकाउंटिंग पॉलिसी को, इंक्लूडिंग द कॉस्ट फॉर्मूला, प्लस कॉस्ट फॉर्मूला आप क्या यूज कर रहे हो, एंड टोटल कैरिंग अमाउंट आपका कितना इन्वेंट्री का, एंड इसका क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं, तो ये सब आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद कुछ FAQs हैं, जैसे कि सिंस देयर इज नो स्पेसिफिक स्कोप फॉर एक्सक्लूजन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एंड बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स, मतलब कोई भी Since there is no specific scope, कोई भी स्कोप नहीं है फॉर एक्सक्लूजन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए एंड बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स के लिए कोई भी स्पेसिफिक स्कोप नहीं है फॉर एक्सक्लूजन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एंड बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम ICDS 4 and revenue recognition। Please clarify whether ICDS 3 and ICDS 4 should be applied by real estate developers। तो कह रहा है कि क्या अप्लाई करें, ICDS 3 अप्लाई करें या ICDS 4 अप्लाई करें, क्योंकि ICDS 4 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, जबकि ICDS 3 है आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो क्या अप्लाई करना चाहिए, ICDS 3 अप्लाई करें या ICDS 4 अप्लाई करें इन केस ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एंड बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स। तो कहते हैं कि एट प्रेजेंट देयर इज नो स्पेसिफिक ICDS नोटिफाइड फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स BOT प्रोजेक्ट्स एंड लीजेस, देयरफॉर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड ICDS शैल अप्लाई टू दीज ट्रांजैक्शंस एवरी एप्लीकेबल। तो कह रहे हैं कि रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए कोई भी स्पेसिफिक ICDS है ही नहीं, इसलिए अभी आपको रेलेवेंट प्रोविजंस जो एक्ट में जो रेलेवेंट प्रोविजंस दिया है एंड ICDS में की जो जनरल प्रोविजंस है उसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद आता है ICDS 3। ICDS 3 क्या कहता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग। दिस ICDS इज रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड इन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम फॉर अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर। तो जो भी किसी कॉन्ट्रैक्टर का जो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसका इनकम, मतलब इनकम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर निकालने के लिए ICDS 3 को अप्लाई करते हैं। ICDS 3 कब अप्लाई करते हैं, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्टर का जो इनकम है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वो निकालते हैं, तब ICDS 3 अप्लाई करते हैं, ठीक है। इट रिकॉग्नाइजेस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। तो ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड रिकॉग्नाइज करता है, मतलब जैसे जैसे कंप्लीट हो जाएगा, जैसे जैसे कंप्लीट होगा वैसे वैसे आपको रिकॉग्नाइज कर लेना है, ठीक है। जैसे जैसे मतलब परसेंट ऑफ कंप्लीशन मेथड, जितना परसेंट कंप्लीट हुआ उतना आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना है, वैसा। इट रिकॉग्नाइजेस परसेंट ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉर रिकॉग्नाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट दोनों को ही आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से रिकॉग्नाइज करोगे एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर, contract revenue and contract costs associated with the construction contract which commenced on or before 31/3/2016 but not completed
by the said date can be recognized based on the method regularly followed by the person prior to the previous year 16-17। मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि कमेंस हुआ ऑन और बिफोर 31/3/2016, ऑन और बिफोर 31/3/2016 अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हुआ लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, नॉट कंप्लीटेड बाय द सेड डेट, तो आपको क्या करना है कि जो मेथड रेगुलरली आप एम्प्लॉय कर रहे थे, मतलब जो भी पर्सन जो एसएससी है जो मेथड रेगुलरली एम्प्लॉय कर रहा था वही मेथड वो रेगुलरली वो एम्प्लॉय करता रहेगा। आपको आईसीडीएस जो कहता है वो करने का जरूरत नहीं है। अगर आप 31/3/2016 से पहले ऑन और बिफोर 31/3/2016 आपने कोई भी बिजनेस कमेंस किया, सॉरी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कमेंस किया और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। दिस ICDS also contains certain disclosure requirements like the amount of contract revenue। कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी है इसमें, जैसे कि अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन द पीरियड, द मेथड्स, कितना अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, प्लस क्या मेथड आपको लगाना है, द मेथड्स यूज्ड टू डिटरमिन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन इन प्रोग्रेस, ये सब ICDS में ये सब भी है। फिर रिटेंशन मनी इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। आपको याद रखना है कि जो रिटेंशन मनी है दैट इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ठीक है। आपको रिटेंशन मनी को एक्सक्लूड नहीं करना है, ठीक है। रिटेंशन मनी को भी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का पार्ट मानना है आपको, ठीक है। टोटल रेवेन्यू जब आप निकालोगे तो जो कुछ अमाउंट उसने रिटेन कर लिया वो भी आप अपने रेवेन्यू में ऐड करोगे, ठीक है। तो रिटेंशन मनी इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ठीक है। इसके बाद हेंस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर POCM अंडर ICDS, ठीक है। मतलब परसेंट ऑफ कंप्लीशन मेथड से आप रिकॉग्नाइज करोगे। देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर रिटेंशन मनी। AS7 में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है फॉर रिटेंशन मनी। AS7 जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का था। इसके बाद पेनल्टीज अराइजिंग फ्रॉम द डिले ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन शैल नॉट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। जो भी पेनल्टी अराइज होता है फ्रॉम द डिले ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन शैल नॉट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। मतलब कोई भी अगर पेनल्टी अगर हो जाएगा, पेनल्टी जो आप पेनल्टी पे करोगे, मान लो आपने क्या किया, डिले किया कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीशन, तो कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीशन में क्योंकि आपने डिले किया तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। अब क्योंकि आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा तो आप क्या उसे माइनस कर दोगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से अपने? नहीं, आंसर इज नो, आप माइनस नहीं कर सकते, आपको माइनस नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद ICDS 4 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग। क्या कहता है कि रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, फ्रॉम द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो चाहे सेल ऑफ गुड्स या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से, और फ्रॉम द यूज बाय अदर्स of the person's resources yielding interest, royalties or dividends in an agency relationship. The revenue is the amount of commission and not the gross inflow of cash, receivables or other consideration। तो बोलता है रेवेन्यू होता क्या? तो रेवेन्यू होता है कि जो भी आपको पैसे मिलेंगे, जो भी आपका कंसिडरेशन है फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज या फिर सेल ऑफ गुड्स, जो आप गुड्स बेच रहे हो या फिर सर्विसेज रेंडर कर रहे हो या फिर आप किसी भी प्रॉपर्टी को यूज पे के लिए दे रहे हो अदर्स को, मतलब लीज पे दे रहे हो, तो ये सब रेवेन्यू का पार्ट है। एजेंसी रिलेशनशिप में, मतलब एजेंसी बिजनेस में क्या होता है कि जो कमीशन आपको मिल रहा है वो आपका रेवेन्यू है, टोटल रिसीवेबल, टोटल अमाउंट जो आपको मिल रहा है वो नहीं। मान लो आप 1 लाख रुपए आप 1 लाख रुपए कलेक्ट करते हो, उसमें से आपका कुछ 5% बनता है कमीशन, तो आप 5000 ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। अगर आप एजेंट हो तो आप 5000 ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे। तो वही कह रहा है कि एजेंसी रिलेशनशिप में रेवेन्यू कमीशन का अमाउंट होता है, ना कि टोटल इनफ्लो। इसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस ट्रांजैक्शंस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। कहता है कि सर्विस ट्रांजैक्शन का जो भी रेवेन्यू है उसको आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से रिकॉग्नाइज करना है, बट इसके 2 एक्सेप्शन है। क्या क्या? पहला कि अगर कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स हैं, कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स हैं तो उसको आपको स्ट्रेट लाइनिंग से आपको रिकॉग्नाइज करना है रेवेन्यू, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट 90 डेज से कम है, अगर आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट 90 डेज या उससे कम का है, तो आप कंप्लीशन मेथड पे भी, मतलब आप क्या कर सकते हैं, जब सब्सटेंशियली कंप्लीट होगा या फिर पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा तब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देना। मतलब मैंने क्या बोला तो समझना, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में हमेशा आपको परसेंट ऑफ कंप्लीशन मेथड लगाना है, बट इसके 2 एक्सेप्शन है। अगर
किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स हैं तो उस केस में आपको स्ट्रेट लाइनिंग कर देना चाहिए। एंड सेकंड एक्सेप्शन है क्या कि कभी भी अगर 90 डेज या उससे कम का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब 90 डेज से कम में ही कंप्लीट हो जाएगा, तो उस केस में जब सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाएगा या फिर पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। इसके बाद इंटरेस्ट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द टाइम बेसिस, दैट इज ऑन एक्रूअल बेसिस determined by the amount outstanding and the rate applicable. Interest on refund of any tax, duty or cess shall be taxable on the receipt basis. तो क्या कह रहे हैं कि जो भी इंटरेस्ट है उसको आपको टाइम बेसिस पे, मतलब एक्रूअल बेसिस पे, एज एंड व्हेन रिसीव्ड नहीं, एज एंड व्हेन एक्रूड, मतलब आपको एक्रूअल बेसिस पे आपको रेवेन्यू इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। लेकिन जो आपका इंटरेस्ट होता है ऑन रिफंड ऑफ एनी टैक्स या फिर ड्यूटी या सेस, मतलब जब रिफंड होता है, आपका रिफंड होता है किसी टैक्स ड्यूटी या सेस का रिफंड जब होता है तो उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है तो उसको आपको रिसीट बेसिस पे ही आपको रिकॉग्नाइज करना होगा, आप उसे एक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इसके बाद डिविडेंड इनकम इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो डिविडेंड इनकम की रिगार्डिंग ऐसे कुछ भी नहीं कहता है, वो बोलता है कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट आप डिविडेंड को रिकॉग्नाइज कर लेना। फिर इसके बाद दिस आईसीटीएस कंटेन्स सर्टेन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स लाइक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द सर्विस ट्रांजैक्शंस रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। This ICTS contains certain disclosure requirements. इस ICTS में क्या है, कुछ disclosure requirements हैं, like the amount of revenue, कितना amount of revenue है from service transaction, recognized revenue, मतलब कितना revenue आपने recognize किया, कौन सा method आपने employ किया to determine the state of completion of service transaction in progress, information relating to service transactions in progress, information आपने कैसे gather किया in progress, कौन कौन सा सर्विस ट्रांजैक्शन प्रोग्रेस में है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, ये सब डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको। इसके बाद क्या था, क्वेश्चन है एक, इफ द टैक्स पेयर सेल्स अ सिक्योरिटी ऑन 30th डे ऑफ अप्रैल 2017, द इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स आर दिसंबर एंड जून, द एक्चुअल डेट ऑफ रिसीट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑन 30th डे ऑफ जून 2017, बट द इंटरेस्ट ऑन एक्रूअल बेसिस हैज बीन अकाउंटेड as income on the 31st day of March 2017. Whether the taxpayer shall be permitted to claim deduction of such interest that is offered to tax but not received while computing the capital gain. देखो हुआ क्या कह रहे हैं कि टैक्स पेयर ने क्या किया, अपनी सिक्योरिटी को बेच दिया 30th अप्रैल को। इंटरेस्ट पेमेंट्स कब होता है, दिसंबर में एंड जून में। आपको पता है इंटरेस्ट एक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते हैं एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्यूटी, इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी एंड टैक्सेस, तो इंटरेस्ट एक्रूअल बेसिस पे होता है। तो मान लो 2017 का इंटरेस्ट था, लेकिन 2017 मतलब 31 मार्च 2017 जो पीरियड एंड हो रहा है उस पीरियड का इंटरेस्ट था, बट उसका जो रिसीव्ड मिलता है कब मिलता है, जून में मिलता है, ठीक है। तो जून में 30 जून को उसने रिसीव कर लिया अमाउंट को, लेकिन इंटरेस्ट क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना था इसलिए 31 डे ऑफ मार्च को 2017 को आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा, तो आंसर इज यस, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। यस, द अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड एज इंटरेस्ट इनकम ऑन एक्रूअल बेसिस शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच सेल। तो जो भी अमाउंट पे आपको टैक्स लग गया, जो भी अमाउंट पे आपने टैक्स पे कर दिया है ऑन एक्रूअल बेसिस शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच सेल। Whether the taxpayer shall be permitted to claim deduction of such interest that is offered to tax but not received while computing the capital gain. तो क्या उस अमाउंट पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है, आंसर इज यस। मतलब मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या मैं उस अमाउंट पर डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ? तो अगर नहीं मिला लेकिन एक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर लिया और उसको ऑफर टू टैक्स कर दिया मैंने, तो ऑब्वियसली मैं उस अमाउंट पर डिडक्शन भी क्लेम कर सकता हूँ। इसके बाद ICTS 5 tangible fixed assets, ये क्या कहता है? It contains the definition of tangible fixed assets which also provides the criteria for determining whether an item is to be classified as a tangible fixed asset. Tangible fixed asset is an asset being land, building, machinery, plant or furniture held with the intention of being used for the purpose of producing or providing goods or services and is not held for sale in the normal course of business. क्या बोला? ICTS 5 tangible fixed assets क्या कहता है? देखो tangible fixed assets क्या होता है? So it contains the definition of tangible fixed assets which also provides the criteria for determining whether an item is to be classified as tangible fixed assets. तो पहले तो ये definition देता है tangible fixed assets का। सेकंड ये criteria भी बताता है कि किसी भी item को tangible fixed assets बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, एंड साथ में क्लासिफिकेशन भी बताता है।
कि क्या उसको क्लासिफाई कर सकते कि नहीं एज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ICDS 5 में कैसे डिफाइन करता है उसको? तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट इज एन एसेट बीइंग लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और मशीन, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर held with the intention of being used for the purpose of producing or providing goods or services। मतलब कोई भी लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, प्लांट हो, फर्नीचर हो, जिसको आप यूज कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग या प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज एंड इज नॉट हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। और आपने उसे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल के लिए नहीं रखा है, आपने उसे किस पर्पस के लिए रखा है? पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज। तो वो कहलाया जाएगा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। रीवैल्यूएशन एसेट्स नॉट परमिटेड इन ICDS। तो कहता है कि अगर एसेट्स का रीवैल्यूएशन होता है तो डेट इज नॉट परमिटेड अंडर ICDS। ठीक है। इसके बाद इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, कभी भी अगर एसेट्स का एक्सचेंज होता है तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एसेट शैल बी FMV ऑफ द एसेट रिसीव्ड इन रिटर्न। आपने पढ़ा होगा इंड एस में क्या होता था, कभी भी एक्सचेंज होता था तो जो भी एसेट गिवन होता था उस पर आपको रिकॉग्नाइज करना होता था, एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको वो लेना होता था। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट शैल बी FMV ऑफ द एसेट रिसीव्ड। जितना एसेट रिसीव्ड होगा वो था। वहां पे था कि एसेट गिवन या एसेट रिसीव्ड जो भी आपको रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो ज़्यादा अच्छे से। लेकिन अगर दोनों ही रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो तो कॉस्ट ऑफ एसेट गिवन हमेशा होता था। बट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट रिसीव्ड है, मतलब कभी एक्सचेंज अगर एसेट का होता है तो कॉस्ट ऑफ एसेट शैल बी द FMV ऑफ द एसेट रिसीव्ड इन रिटर्न। फिर जितना एसेट जो अपने एसेट रिसीव किया है उसका FMV आप निकालो, दैट शैल बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट रिसीव्ड। ठीक है। इसके बाद income arising on transfer of tangible fixed asset shall be computed in accordance with the provisions of the Income Tax Act। Income arising on transfer of a tangible fixed asset shall be computed in accordance with the provisions of Income Tax Act। कभी भी ट्रांसफर अगर होता है tangible fixed assets का तो उस पर जो भी इनकम अराइज होगा that shall be computed in accordance with the provisions of Income Tax Act। तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ही निकालना पड़ेगा। मतलब ICDS वहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। जहाँ पे आप किसी भी आप टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को आप क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है। तो उस केस में इनकम टैक्स के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। ठीक है। उसके बाद कहता है कि ICDS ऑल्सो कंटेन्स डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। इंस्पेक्ट ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी है इस ICDS में। क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है? लाइक कि क्या डिस्क्रिप्शन ऑफ द एसेट्स है, या ब्लॉक ऑफ एसेट्स किस ब्लॉक में है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या रेट लग रहा है उस पर, उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना था, WDV कितना है, सब कुछ बताना है आपको। क्योंकि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालोगे आप, WDV बता दोगे तो आपका डिप्रिसिएशन बता ही देगा, इसलिए डिविडेंड बताने की जरूरत नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन बता दो, ब्लॉक बता दो, रेट बता दो, अमाउंट बता दो, अमाउंट में एक्चुअल अमाउंट मतलब एक्चुअल कॉस्ट कितना है और WDV कितना है। तो ये आपको डिस्क्लोजर देना है। इसके बाद ICDS 5 क्वेश्चन है कि ICDS 5 स्टेट्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कमीशनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। ICDS 5 states expenditure incurred on commissioning of a project, including expenditure incurred on test runs and experimental production। तो क्या कह रहा है कि ICDS 5 स्टेट करता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कमीशनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। ठीक है। कि जो भी कमीशनिंग ऑफ प्रोजेक्ट में जो भी एक्सपेंडिचर इनकर होगा उस रिगार्डिंग भी बात करता है कि वो भी आपके टेंजिबल फिक्स्ड में जोड़ना चाहिए, इंक्लूडिंग जो टेस्ट रन्स में आपने एक्सपेंडिचर किया प्लस जो एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन में आपने जो भी एक्सपेंडिचर किया। तो वो कहता है कि इससे आपको कैपिटलाइज करना चाहिए। ICDS 5 ऐसा वो कहता है। ठीक है। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट एक्सपेंडिचर incurred after the plant has begun commercial production, that is production intended for sale or captive consumption, shall be treated as revenue expenditure। और साथ में ये भी कहता है कि एक बार जब कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को में ट्रीट करना पड़ेगा। मतलब कोई भी खर्चा होता है आफ्टर कॉमर्शियल प्रोडक्शन आपने अचीव कर लिया, कंपनी ने एक बार कॉमर्शियल प्रोडक्शन अचीव कर लिया तो उसके बाद जो भी खर्चा होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? What shall be the treatment of expense incurred after the conduct of test runs and experimental production but before the commencement of commercial production। मतलब कहता है कि टेस्ट रन्स और एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन को आपको क्या करना है? कैपिटलाइज कर देना है, टेस्ट रन्स एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन। फिर कहता है कि आफ्टर कॉमर्शियल प्रोडक्शन आपने अचीव कर लिया तो उसको क्या करना है? रेवेन्यू में डाल देना है। बट टेस्ट रन से लेकर के या एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन से लेकर के कॉमर्शियल प्रोडक्शन अचीव करने तक के खर्चे को क्या करेंगे? तो जैसा इंड एस में क्या कहता था कि एक बार आपने टेस्ट रन कर लिया तो उसके बाद P&L में ही जाएगा, उसके बाद कैपिटलाइज नहीं होगा, उसके बाद P&L में ही जाएगा। ऐसा इंड एस बोलता था। इंड एस 16 ऐसा कहता है। इंड एस 16 ऐसा कहता है कि एक बार आपने टेस्ट रन आपने कर लिया तो चाहे आपने
कमर्शियल प्रोडक्शन अचीव किया हो या ना किया हो, आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आपको इस अमाउंट को मतलब आपको रेवेन्यू में डालना पड़ेगा, टेस्ट रन से लेकर के कमर्शियल प्रोडक्शन में। ऐसा इंड टैक्स कहता है, बट इनकम टैक्स क्या कहता है? तो देखो इनकम टैक्स क्या कहता है, इनकम टैक्स कहता है कि आप इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दो। तो इनकम टैक्स इसे कैपिटलाइज करने के लिए कहता है कि आप टेस्ट रन से लेकर के या एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन से लेकर के जो भी कमर्शियल प्रोडक्शन अचीव करने तक का जो भी खर्चा आपने किया है उससे आप कैपिटलाइज करोगे, ऐसा कहता है इनकम टैक्स। As clarified in para 8 of ICDS 5, the expenditure incurred till the plant has begun commercial production, that is, production intended for sale or captive consumption, shall be treated as capital expenditure. ठीक है, इसके बाद आता है ICDS 6, the effects of changes in foreign exchange rates. This ICDS requires exchange differences arising on settlement of monetary items or conversion thereof at last day of the previous year to be recognized as income और एज एक्सपेंस इन दैट प्रीवियस ईयर। तो क्या कह रहा है ये आईसीडीएस, क्या रिक्वायर करता है? दिस आईसीडीएस रिक्वायर्स एक्सचेंज डिफरेंसेस, जो भी एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होता है ऑन सेटलमेंट ऑफ मॉनेटरी आइटम्स। जो भी मॉनेटरी आइटम्स होता है, आपको पता होगा दो तरह के आइटम्स होते हैं, एक तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स, दूसरे मॉनेटरी आइटम्स। नॉन मॉनेटरी आइटम्स मतलब कि अलग अलग बंदा सेम एसेट के लिए अलग अलग प्राइस देने को तैयार अगर हो जाएगा तो उसके कहते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम्स। अगर सभी लोग अगर एक आइटम किस्से के रिगार्डिंग अगर एक ही प्राइस देने को तैयार हो तो उसे बोलेंगे मॉनेटरी आइटम। तो मॉनेटरी आइटम फॉर एग्जांपल बिल्स रिसीवेबल आपका मॉनेटरी आइटम है, क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू सबके लिए सेम है। लेकिन नॉन मॉनेटरी आइटम फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो हर पर्सन उसका अलग अलग वैल्यूएशन करेगा, तो दैट इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी आइटम। तो देखो मॉनेटरी आइटम के रिगार्डिंग जब भी सेटलमेंट होता है मॉनेटरी आइटम का या फिर कन्वर्जन होता है उसका एट लास्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एज एक्सपेंस इन दैट प्रीवियस ईयर। तो कह रहा है कि जो भी एक्सचेंज डिफरेंसेस होता है मॉनेटरी आइटम्स का या फिर कन्वर्जन होता है मॉनेटरी आइटम्स का, तो उसे आप क्या करते हो कि उसे आप या तो इनकम रिकॉग्नाइज करोगे या फिर एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करोगे इन दैट प्रीवियस ईयर। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम्स एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग ऑन कन्वर्जन देयरऑफ एंड as at the last of the previous year shall not be recognized as income or expense in that previous year. तो देखो मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी आइटम में क्या कहते हैं कि मॉनेटरी आइटम का कभी भी मॉनेटरी आइटम में एक्सचेंज डिफरेंसेस की वजह से कोई भी गेन या लॉस होगा तो आप उसे आप रिकॉग्नाइज कर लोगे एज इनकम या एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स उसके रिगार्डिंग कोई भी गेन या लॉस अगर होगा बिकॉज ऑफ एक्सचेंज डिफरेंसेस तो उसे आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे एज इनकम या एक्सपेंस इन दैट प्रीवियस ईयर। ठीक है, at the last day of each previous year, foreign currency monetary items shall be converted into reporting currency by applying the closing date. तो सब गेन लॉस को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, आप क्या करोगे जो भी क्लोजिंग रेट होगा ना लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब लास्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो भी क्लोजिंग रेट होगा तो क्लोजिंग रेट पे आप उसे कन्वर्ट कर दोगे, जो फ्री फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है उसे आप कन्वर्ट कर दोगे इनटू रिपोर्टिंग करेंसी बाय अप्लाइंग द क्लोजिंग रेट। जो भी 31 मार्च, मान लो 31 मार्च आपका क्लोज हो रहा है, तो 31 मार्च 2021 मान लो आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 को कंप्लीट होगा, तो 31 मार्च 2021 को जो भी रेट होगा, क्लोजिंग रेट होगा, उसमें आप कन्वर्ट कर देना रिपोर्टिंग करेंसी का। ठीक है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स तो मॉनेटरी आइटम्स के साथ आप ये करोगे कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन नॉन मॉनेटरी आइटम्स आप क्या करोगे? नॉन मॉनेटरी आइटम्स ऑफ फॉरेन करेंसी शैल बी कन्वर्टेड इनटू रिपोर्टिंग करेंसी बाय यूजिंग द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो नॉन मॉनेटरी आइटम के रिगार्डिंग आपको क्या करना है? नॉन मॉनेटरी आइटम को ट्रांजैक्शन डेट पे जो भी रेट था उस पे आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, देखो मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम, दो तरह के आइटम्स होते हैं, मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम। अगर मॉनेटरी आइटम होगा तो आपको क्या करना है? गेन लॉस को रिकॉग्नाइज करना है, बट नॉन मॉनेटरी आइटम होगा तो गेन लॉस को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, पहला बात। सेकंड थिंग, अगर मॉनेटरी आइटम होगा तो आपको क्लोजिंग रेट अप्लाई करना है कन्वर्जन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर नॉन मॉनेटरी आइटम है तो आपको क्लोजिंग रेट नहीं, आपको ट्रांजैक्शन रेट अप्लाई करना है, मतलब ट्रांजैक्शन डेट पे जो रेट था वो आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद नॉन मॉनेटरी आइटम बीइंग इन्वेंट्री, जैसे इन्वेंट्री एक नॉन मॉनेटरी आइटम है, क्यों? क्योंकि हर पर्सन अलग अलग उसका प्राइस बोलेगा, हर पर्सन सेम प्राइस नहीं बोल सकता है किसी इन्वेंट्री का। तो नॉन मॉनेटरी आइटम बीइंग इन्वेंट्री विच इज कैरीड एट NRV denominated in a foreign currency shall be reported using the exchange rate
that existed when such currency was determined, such value was determined. तो देखो कह रहा है कि अगर कोई इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री नॉन मॉनेटरी आइटम है, तो इन्वेंट्री अगर एनआरबी पे कैरी हो रहा है, एनआरबी पे, ठीक है, कॉस्ट पे नहीं, कॉस्ट एनआरबी पे लोअर पे कैरी होता है, बट मान लो एनआरबी कम है तो एनआरबी पे कैरी हो रहा है। अब अगर एनआरबी पे कैरी हो रहा है तो उससे आप किस रेट पे कन्वर्ट करोगे, तो आप उसे कन्वर्ट करोगे उस रेट पे जब जिस दिन वो एनआरबी, जिस दिन हमने निकाला था उसका, जिस दिन हमने उसका वैल्यूएशन किया था और एनआरबी निकाला था, उस दिन जो भी रेट था उस रेट पे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और उसी रेट पे हम लोग उसे रिपोर्ट करेंगे। तो शैल बी रिपोर्टेड यूजिंग द एक्सचेंज रेट दैट एग्जिस्टेड व्हेन सच वैल्यू वाज डिटरमिन्ड, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ फ्लक्चुएशन, एक समरी है कि मान लो मॉनेटरी आइटम्स है, मॉनेटरी आइटम के केस में अगर लॉस होता है तो अलाउड है, गेन है तो टैक्सेबल है, सिंपल। ऑन सेटलमेंट लॉस है तो अलाउड है, गेन है तो टैक्सेबल है। लेकिन नॉन मॉनेटरी आइटम्स तो आपको पता है नॉट अलाउड, तो लॉसेस है तो नॉट अलाउड, गेन है तो नॉट टैक्सेबल। लॉसेस है हाँ, लेकिन ऑन सेटलमेंट, सेटलमेंट क्योंकि आपको रियलाइज हो गया ना, नॉन मॉनेटरी आइटम को तब तक आपको रिकग्नाइज नहीं करना है जब तक वो रियलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि पता नहीं है कौन सा पर्सन उसका वैल्यू क्या बोलेगा, क्योंकि सर्टेन नहीं है। बट मॉनेटरी आइटम में सर्टेन है वैल्यू, लेकिन नॉन मॉनेटरी आइटम्स में वैल्यू सर्टेन नहीं है। इसलिए एट द ईयर एंड आप मार्क टू मार्केट नहीं करते हो, मतलब जो उस टाइम प्राइस चल रहा है उससे आप उस प्राइस पे नहीं लाते हो, तो इसलिए लॉसेस जो होगा सब अलाउ नहीं करोगे और गेन होगा अलाउ, टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन सेटलमेंट पे मतलब जब रियलाइज हो जाएगा तो आप पूरा ही लॉस एक बार में रिकग्नाइज करोगे, और लॉस है तो गेन है तो पूरा ही एक बार में गेन टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट नॉट इंटेंडेड फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन, कोई वैसा फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इंटेंडेड नहीं है, नॉट इंटेंडेड फॉर ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन, वैसा कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है जो कि नॉट इंटेंडेड फॉर ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन, तो इस केस में क्या करोगे, अगर लॉसेस होता है तो अलाउड है, गेन है तो टैक्सेबल है। सेटलमेंट पे भी लॉसेस है तो अलाउड है, गेन है तो टैक्सेबल है। इसके बाद फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट फॉर ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन, अगर ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन के लिए है कोई भी फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट तो क्या करोगे, तो एट द ईयर एंड कोई भी अगर लॉस है तो अलाउड नहीं है, और कोई भी गेन है तो टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि आपने स्पेकुलेशन के लिए रखा है तो वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा। और सेटलमेंट पे मतलब रियलाइजेशन पे लॉस अगर होगा तो फुली अलाउड हो जाएगा, और गेन होगा तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मतलब मॉनेटरी आइटम्स हमेशा ही अलाउड, नॉन मॉनेटरी आइटम्स सिर्फ सेटलमेंट पे अलाउड, कोई फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है नॉट इंटेंडेड फॉर ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन हमेशा ही अलाउड, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है फॉर ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन सिर्फ सेटलमेंट पे अलाउड, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी ऑफ ओपनिंग बैलेंस एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल 2016 ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व रिलेटिंग टू नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन इफ एनी रिकॉग्नाइज्ड एज पर द इंडिया एज पर AS 11, ठीक है। तो क्या कहता है, देखो क्या कह रहा है, क्या टैक्सेबिलिटी होगा, ओपनिंग बैलेंस मान लो पड़ा है FCTR का, जो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व होता है उसका ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, कौन से डेट पे, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2016 पे ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, रिलेटिंग टू नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन इफ एनी रिकॉग्नाइज्ड बाय द AS 11, तो आप क्या करोगे, FCTR बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2016 रिलेटिंग टू pertaining to exchange differences on monetary items for non-integral operations shall be recognized in the previous year relevant for estimate year 2017-18 to the extent not recognized in the income computed in the past, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जो भी आपका FCTR बैलेंस होगा 1 अप्रैल 2016 को, जो कि रिलेट करता है किस चीज को, एक्सचेंज डिफरेंसेस और मॉनेटरी आइटम्स को, और कोई भी आपका FCTR बैलेंस है, कोई भी FCTR बैलेंस है रिलेटिंग टू एक्सचेंज डिफरेंस और मॉनेटरी आइटम्स फॉर नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन, तो आप उसे क्या करोगे, FCTR है किसका, एक्सचेंज डिफरेंस ऑफ मॉनेटरी आइटम्स फॉर नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन दैट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रीवियस ईयर, तो आपको उसे रिकॉग्नाइज कर लोगे प्रीवियस ईयर में, रेलेवेंट फॉर एस्टिमेट ईयर 17-18 टू द एक्सटेंट नॉट रिकॉग्नाइज्ड, जितना आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया था उसे आप क्या करोगे, रिकॉग्नाइज कर लोगे इन द कंपटीशन मिनिमम ऑपरेशन, ठीक है। तो आपने पास्ट में रिकॉग्नाइज नहीं किया था उसे आप अब रिकॉग्नाइज कर लोगे। इसके बाद ICDS 7 गवर्नमेंट ग्रांट क्या कहता है कि ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स और सब्सिडी revenue plus capital shall be treated as income except if grant is related to acquisition of any depreciated asset, then it shall be reduced from actual cost। मतलब देखो क्या कह रहा है कि all the government grants या सब्सिडी, मतलब I repeat all the government grants या सब्सिडी, चाहे वो रेवेन्यू हो या कैपिटल हो,
सारे गवर्नमेंट ग्रांट्स, चाहे वो रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, सारे सब्सिडीज चाहे वो रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, दैट शैल बी ट्रीटेड एज इनकम, उसे आपको इनकम मानना ही होगा, एक्सेप्ट इफ ग्रांट रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ एनी डिप्रिशिएटेड एसेट, मतलब सॉरी डिप्रिशिएबल एसेट, कोई भी डिप्रिशिएबल एसेट है उससे अगर रिलेटेड अगर ग्रांट है तो आप उससे इनकम नहीं मानोगे, क्योंकि वो तो एक्चुअल कॉस्ट से रिड्यूस होता है ना। कोई भी देखो तो मतलब बड़ा सिंपल है, गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिल रहा है या सब्सिडी मिल रहा है, तो अगर डिप्रिशिएबल एसेट के रिगार्डिंग अगर है तो आप उसे क्या करोगे, एक्चुअल कॉस्ट से माइनस कर दोगे। अगर नॉन डिप्रिशिएबल एसेट्स के रिगार्डिंग है तो आप उसे क्या करोगे, आप क्या करोगे, उसे इनकम मान लोगे, सिंपल, चाहे वो रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, डजंट मैटर, ठीक है। दिस ICDS डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। It recognizes that government grants are sometimes called by other names such as subsidies, cash incentives, duty drawbacks। तो ICDS 7 किस रिगार्डिंग है, गवर्नमेंट ग्रांट्स के रिगार्डिंग है। इसे बहुत नामों से जाना जाता है। पहला सब्सिडीज, सेकंड कैश इंसेंटिव्स, थर्ड ड्यूटी ड्रॉबैक्स एक्सेट्रा। This ICDS does not deal with government assistance other than in the form of government grants and government participation। तो ये ICDS गवर्नमेंट असिस्टेंस से डील नहीं करता, ये गवर्नमेंट ग्रांट से डील करता है। तो दिस ICDS डज नॉट डील विद गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन। तो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन या गवर्नमेंट ग्रांट अगर होगा तो डील करेगा गवर्नमेंट असिस्टेंस से, लेकिन वैसा गवर्नमेंट असिस्टेंस जो कि इन द नेचर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है या गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन नहीं है, तो आप उसे तो उस पर ICDS अप्लाई नहीं करेगा। दिस ICDS डज नॉट डील विद गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन और ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज। तो कोई भी गवर्नमेंट असिस्टेंस है तो कोई भी गवर्नमेंट असिस्टेंस अगर है तो उस पर ICDS अप्लाई नहीं करेगा। Where grant is not directly related to asset acquired, then a pro rata reduction of the amount of grant, मतलब अगर कोई भी ग्रांट अगर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ग्रांट इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू द एसेट एक्वायर्ड, तो क्या करोगे आप प्रो राटा रिडक्शन कर दो। मतलब अगर 20% अगर रिलेटेड है तो 20% जितना ग्रांट मिल रहा है उसका 20% से रिड्यूस कर दो, और क्या मतलब where the government grant is not related directly to the asset acquired, then a pro rata reduction of the amount of grant should be made in the same proportion as such asset bears to all assets with reference to such government grant is so received। ठीक है, मतलब जितना गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिला उसमें से आपको ये देखना है कि उस एसेट से कितना एट्रीब्यूट करता था, मतलब उस एसेट को कितना एट्रीब्यूट करता था उतना पोर्शन कर दो। मतलब प्रो डाटा आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है अमाउंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिलता है रिगार्डिंग डिप्रिशिएबल एसेट, पर्टिंग टू डिप्रिशिएबल एसेट, तो आप क्या करते हो उसे एक्चुअल कॉस्ट से माइनस कर देते हो। यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्चुअल कॉस्ट से माइनस तो करोगे, बट क्योंकि आपको कुछ डिप्रिशिएबल एसेट के रिगार्डिंग मिला है, हो सकता है कुछ नॉन डिप्रिशिएबल एसेट के रिगार्डिंग मिला है, कुछ हो सकता है एसेट्स के रिगार्डिंग नहीं मिला है, तो आप क्या करोगे, जितना मतलब डिवाइड बाय करोगे नीचे टोटल एसेट्स, ऊपर करोगे डिप्रिशिएबल एसेट्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स इनटू टोटल गवर्नमेंट ग्रांट, ये जो भी परसेंटेज आएगा, मतलब ये जो भी अमाउंट आएगा इसे आप माइनस करोगे। ठीक है, इसके बाद दिस स्टैंडर्ड ये हमने पढ़ लिया था ना, ग्रांट इज नॉट डायरेक्टली टू एसेट एक्वायर्ड, देन द प्रो रटा रिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रांट शुड बी मेड इन द सेम प्रोपोर्शन एज एसेट बियर्स। ठीक है, the standard requires grants relating to non-depreciable fixed assets to be recognized as income over the same period over which the cost of meeting such obligations is charged to income। कहता है कि ये जो ICDS 7 वो क्या कहता है कि नॉन डिप्रिशिएबल एसेट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है तो उसे आप इनकम मानो। तो गवर्नमेंट ग्रांट अगर मिलता है आपको डिप्रिशिएबल एसेट की रिगार्डिंग, तो आप क्या करते हो, कॉस्ट से माइनस करते हो। लेकिन अगर आपको नॉन डिप्रिशिएबल एसेट की रिगार्डिंग अगर कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिलता है तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट को आपको इसको इनकम मानना पड़ेगा। ठीक है, और उससे आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है इनकम ओवर द सेम पीरियड ओवर विच द कॉस्ट ऑफ मीटिंग सच ऑब्लिगेशंस इज चार्ज टू इनकम। मतलब कि अगर आपने 5 सालों में कॉस्ट इनकर किया है या आप 5 सालों में कॉस्ट इनकर करोगे, तो इन 5 सालों में आपको उसे रिकॉग्नाइज करना है एज इनकम। ठीक है, मतलब एक बार में वन शॉट में आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना है, आपको इन 5 इयर्स में आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। मतलब कॉस्ट जब आप इनकर करोगे, जब जिस पीरियड में आप कॉस्ट इनकर करोगे, जिस प्रोपोर्शन में, जिस परसेंटेज में, उसी प्रोपोर्शन उसी ईयर्स में आपको क्या करना है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, इसके बाद इन ICDS if any grants are received but conditions attached to that are fulfilled,
देन ऑल्सो दैट ग्रांट इज ट्रीटेड एज इनकम, मतलब कि एनी ग्रांट्स आर रिसीव्ड बट कंडीशंस अटैच्ड टू दैट आर नॉट फुलफिल्ड, मतलब ग्रांट तो आपको मिल गया बट जो कंडीशंस अटैच्ड था वो फुलफिल ही नहीं हुआ, देन ऑल्सो दैट ग्रांट इज ट्रीटेड एज इनकम, मतलब ग्रांट आपको मिल गया लेकिन कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुआ, फिर भी ग्रांट को आपको इनकम मानना है एज पर ICDS, बट एज पर AS12 इट इज ट्रीटेड एज इनकम ओनली आफ्टर फुलफिल कंडीशन। AS12 क्या कहता है कि जब कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, जब कंडीशन फुलफिल हो जाएगा रिगार्डिंग गवर्नमेंट ग्रांट तो आपको उसे रिकॉग्नाइज कर लेना है, ठीक है, जब भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। इंड AS20 भी यही कहता है कि जब भी आपको क्या लगता है, आपको जब भी आपको कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो आपको ग्रांट को वो कर लेना है, रिकॉग्नाइज कर लेना है। बट ये कहता है कि ग्रांट जब रिसीव हुआ लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ फिर भी ग्रांट को मान लेना इनकम, ठीक है, मतलब डजंट मैटर कि कंडीशंस अटैच हो या ना हो, कंडीशंस जो अटैच था वो फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, इट डजंट मैटर, जैसे मिला आपको रिकॉग्नाइज कर लेना है, ठीक है, इनकम टैक्स में, मतलब ICDS 7 के हिसाब से। The standard also requires government grants receivable as compensation for expenses or losses incurred in a previous financial year or for the purpose of giving immediate financial support to the person with no further related cost to be recognized income of the period in which it is receivable। तो कहता है कि कभी भी अगर कभी भी कोई ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट किसी भी पर्सन के द्वारा रिसीवेबल है या गवर्नमेंट ग्रांट कभी भी किसी को मिलता है या रिसीवेबल होता है एज कंपेंसेशन फॉर एक्सपेंसेस, इसको एज कंपेंसेशन मिलता है कभी भी गवर्नमेंट ग्रांट, मान लो किसी पर्सन को एज कंपेंसेशन मिलता है गवर्नमेंट ने प्रीवियस ईयर और कोई भी कंडीशन अटैच नहीं है, ठीक है, एक्सपेंसेस और लॉसेस इनकर्ड इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, या फिर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है टू द पर्सन विद नो फर्दर रिलेटेड कॉस्ट, और कोई कॉस्ट लगना ही नहीं है उसको, तो आप क्या कर लो, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो पूरा रेवेन्यू। इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट अगर मिल रहा है आपको या फिर एज कंपेंसेशन मिल रहा है आपको गवर्नमेंट ग्रांट, तो क्या करो, उसको इनकम रिकॉग्नाइज कर लो ऑफ द ईयर इन विच इज रिसीवेबल, जिस ईयर में रिसीवेबल हो जाएगा उसी ईयर में आप पूरा इनकम को आप रिकॉग्नाइज कर लो, ठीक है। इसके बाद आता है ICDS 8 सिक्योरिटीज। तो ICDS 8 क्या बोलता है, सिक्योरिटीज। तो ICDS कवर्ड ओनली सिक्योरिटीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एज ICDS अप्लाई ओनली फॉर PGBP एंड IFRS एंड नॉट फॉर कैपिटल गेन। तो इस ICDS में क्या है, सिर्फ सिक्योरिटीज है, ओनली सिक्योरिटीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, जो वैसे सिक्योरिटी जो कि एज स्टॉक इन ट्रेड रखे हुए हैं सिर्फ उन पे ये ICDS अप्लाई करता है, ICDS 8, ठीक है, एंड नॉट एज ICDS अप्लाई ओनली फॉर PGBP एंड IFRS एंड नॉट फॉर कैपिटल गेन, मतलब वैसे सिक्योरिटी जो कि कैपिटल गेन की तरह रखे हुए होंगे उस पर आपको अप्लाई नहीं करना है ICDS 8, जबकि वैसे सिक्योरिटीज जो कि एज स्टॉक इन ट्रेड रखे हैं उस पर ICDS 8 लग जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि PGBP और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे तो अप्लाई करता है, कैपिटल गेन पे तो अप्लाई नहीं करता ना। इसके बाद देखो क्या लिखा है, ICDS प्रिस्क्राइब्स वैल्यूएशन कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज आपको वैल्यूएशन करना है, नॉट सिक्योरिटी वाइज। आपको सिक्योरिटी वाइज वैल्यूएशन नहीं करना, आपको कैसे वैल्यूएशन करना है, आपको वैल्यूएशन करना है कैटेगरी वाइज, नॉट सिक्योरिटी वाइज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल A लिमिटेड है, इसका कॉस्ट है 100, NRV 40, AS 13 के हिसाब से 40 हो जाएगा, क्योंकि AS में क्या होता है, AS में हो चाहे इंड AS हो, इसमें क्या होता है आपको सिक्योरिटी वाइज आपको करना है, ठीक है, सिक्योरिटी वाइज करना मतलब स्क्रिप्ट वाइज। अगर आप स्क्रिप्ट वाइज करोगे तो क्या होगा, तो 100 या 40 विच इज लोअर आप 40 ले लोगे, 300 या 150 विच इज लोअर 150 ले लोगे, 100 या 500 विच इज लोअर 100 ले लोगे, तो 290 आपका वैल्यूएशन हो जाएगा। बट ICDS के हिसाब से आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है, टोटल ले लो 100 कॉस्ट का, सारे सिक्योरिटीज का, रिपीट, सारे सिक्योरिटीज का आपको क्या करना है, टोटल लगा लेना है कॉस्ट का, एंड सारे सिक्योरिटीज का आपको NRV का टोटल लगा लेना है। जब दोनों का आप टोटल लगा लोगे, कॉस्ट या NRV, अब जब टोटल आपको देखना है विच एवर इज लोअर, तो उस वैल्यू पे ICDS के हिसाब से उस वैल्यू पे आपको रिकॉग्नाइज करना है अपने स्क्रिप्ट्स को, मतलब अपने सिक्योरिटीज को, ठीक है, सिक्योरिटी हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड। तो आप देख रहे हो कि 500 ICDS के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है, जबकि इसके हिसाब से सिर्फ 290 ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है AS 13 के हिसाब से। Where a security is acquired in exchange for another asset, the fair value of the security so acquired shall be its actual cost। तो क्या कह रहे हैं
कि कभी भी अगर where a security is recognized, where a security is acquired, कभी भी security acquired होता है in exchange for another asset. Security कैसे acquired होता है? In exchange for another asset. The fair value of the security so acquired shall be its actual cost. जैसे आपका उसमें था ICDS 2 में इन्वेंटरीज के रिगार्डिंग जो है वो क्या कहता था कि कभी भी एक्सचेंज अगर होता है एसेट्स का, नहीं ICDS 2 नहीं, सॉरी ICDS 5 में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग, कभी भी अगर आपका एसेट्स एक्वायर्ड होता है, एसेट्स का कभी भी आपको एक्सचेंज होता है, तो आप क्या करोगे, कभी भी अगर एसेट्स का एक्सचेंज होता है तो जो एसेट आप एक्वायर कर रहे हो उस पे ही उसको रिकॉग्नाइज करोगे, विच इज इन कॉन्ट्रास्ट टू NDS एंड AS. ठीक है, where security is acquired in exchange for another asset, the fair value of the security so acquired shall be its actual cost. तो actual cost क्या होगा, जो भी ऐसे एक्वायर करेंगे उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, जो उसका FMV निकालेंगे, इसका FMV निकालेंगे कौन से डेट पे, जिस दिन वो एक्सचेंज हो रहा है उस डेट पे उसका FMV निकालेंगे, और कौन सा एसेट का, जो एसेट एक्वायर हो रहा है उसका, या जो एसेट दे रहे हैं उसका. तो आंसर इज जो एसेट एक्वायर कर रहे हैं उसका FMV निकालेंगे, उसी वैल्यू पे उसका एक्चुअल कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे. ठीक है, where the actual cost initially recognized cannot be ascertained by reference to specific identification. The cost of such security shall be determined on the basis of first in first out method or weighted average cost formula. तो क्या कह रहा है, कभी भी अगर actual cost initially recognized cannot be ascertained by reference to specific identification, मतलब स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कभी कभी एक्चुअल कॉस्ट को, जो इनिशियली आप रिकॉग्नाइज करते हो एक्चुअल कॉस्ट को, उससे आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो. तो क्या कहता है ICDS, तब आप ऐसे केस में जब आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, या तो FIFO लगा दो या वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड लगा दो. वैसे इनकम टैक्स तो कहता है कि आपको FIFO लगाना है, बट ये कहता है FIFO भी लगा सकते हो और वेटेड एवरेज कॉस्ट भी लगा सकते हो. ठीक है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, पहले कोल इंडिया के 35 शेयर्स खरीद लिए, उसके बाद मैंने क्या किया 5 शेयर्स खरीदे कोल इंडिया के. तो पहले 35 शेयर्स खरीदा 140 पे, फिर 5 शेयर्स खरीदे 135 पे, अब बाद में जाके 20 शेयर्स बेच दिए. तो ये जो 20 शेयर्स मैंने बेचा 200 पे, मान लो 20 शेयर्स मैंने बेचा, तो सेल वैल्यू तो आपको पता है 200 है, बट कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट कितना है, तो आप क्या करोगे, तो ये कहता है ICDS, तो FIFO लगा दो या वेटेड एवरेज लगा दो. लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स कहता है कि आपको FIFO ही लगाना है. ठीक है, मतलब कि ये मैंने जो बेचा इसमें कॉस्ट कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, जो मैंने पहले खरीदा था, पहले मैंने कितने पे खरीदा था 140 पे, तो इसका कॉस्ट हो जाएगा 140, मतलब 140 इंटू 20. ठीक है, और सेल हो जाएगा 200 इंटू 20. तो ICDS कहता है कि FIFO लगा सकते हो या वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला लगा सकते हो जब भी आपको स्पेसिफिकली आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो सिक्योरिटीज के कॉस्ट को. तो लेकिन इनकम टैक्स कहता है ऐसे केस में, कैपिटल गेन्स में जो आपको कंप्यूट करना है वो आपको FIFO मेथड पे कंप्यूट करना है. ठीक है, Part B. This part of ICDS deals with securities held by a scheduled bank or public financial institutions formed under the Central or State Act, or so declared by the Companies Act or the Company Act 2013. Securities shall be classified, recognized, and measured in accordance with the existing guidelines issued by the RBI in this regard, and any claim for deduction in excess of the said guidelines shall not be taken into account. ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो इसका है ना, जो ICDS 8 है सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग, इसका दो पार्ट है. ICDS 8 का दो पार्ट है. पहला पार्ट है तो सिक्योरिटीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. सेकंड पार्ट है रिगार्डिंग सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ शेड्यूल्ड बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर्म्ड अंडर सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट. ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे, जब भी सिक्योरिटीज हेल्ड कौन करता है, शेड्यूल्ड बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर हेल्ड करता है, तो आप क्या करोगे, तो जो RBI का जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे. ठीक है, क्लासिफिकेशन, सिक्योरिटीज का क्लासिफिकेशन, रिकॉग्निशन एज वेल एज मेजरमेंट. क्लासिफिकेशन, रिकॉग्निशन एज वेल एज मेजरमेंट आपको कैसे करना है, एज पर RBI गाइडलाइंस. और कोई भी क्लेम अगर आप करते हो इन एक्सेस ऑफ द गाइडलाइंस तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, तो शैल नॉट बी गिवन टू अकाउंट. ठीक है, इसके बाद आता है ICDS 9 बोरिंग कॉस्ट. ये क्या कहता है, दिस ICDS deals with the treatment of borrowing cost. It does not deal with the actual or imputed cost of owner's equity and preference share capital. तो ये ICDS लगता है ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट, जो भी आप अमाउंट को बोरो करते हो उस पर ये ICDS लगता है.
जो इम्प्यूटेड कॉस्ट होता है, मतलब इम्प्यूटेड या एक्चुअल कॉस्ट होता है ऑफ ओनरशिप इक्विटी, मतलब इक्विटी शेयर्स कैपिटल का, इक्विटी शेयर कैपिटल का या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो भी इम्प्यूटेड कॉस्ट होगा उस पर अप्लाई नहीं करेगा, जिससे बोरिंग कॉस्ट पे अप्लाई करेगा। ठीक है, अच्छा, बोरिंग कॉस्ट डेट आर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेड टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट शैल बी कैपिटलाइज्ड इन लाइन विद एएस एंड इंड एस। ठीक है, क्या कहता है कि बोरिंग कॉस्ट जो कि डायरेक्टली रिलेट करता है, कोई बोरिंग कॉस्ट जो कि डायरेक्टली रिलेट करता है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू एनी एसेट, एसेट के एक्विजिशन या फिर कंस्ट्रक्शन या फिर प्रोडक्शन से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, तो उसे आप कैपिटलाइज कर दो एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। अदर बोरिंग कॉस्ट को आप क्या करो, अदर बोरिंग कॉस्ट को आप क्या करो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो आप कैपिटलाइज कर दो, लेकिन अदर बोरिंग कॉस्ट को आप क्या करोगे, आप उससे रिकॉग्नाइज करोगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। एक्ट में जो भी प्रोविजन है उस हिसाब से करोगे। अब एक्ट क्या कहता है, एक्ट कहता है कि आप उसे इंटरेस्ट अगर है तो पेनल में डालोगे, अगर कैपिटलाइज नहीं करना है तो कैपिटलाइज करना है तो कैपिटलाइज कर दो, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दो। ठीक है, इसके बाद पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन, अगर स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट है तो क्या करेंगे, जनरल बोरिंग कॉस्ट है तो क्या करेंगे। स्पेसिफिक बोरिंग कॉस्ट मतलब जैसे मैंने कोई पर्टिकुलर एसेट ए खरीदने के लिए, ए एसेट करके है, उसे खरीदने के लिए मैंने कोई बोरिंग किया, उसे बोलेंगे स्पेसिफिक बोरिंग। बट मैंने जनरल बिजनेस चलाने के लिए बोरिंग किया या फिर एसेट्स खरीदने के लिए बोरिंग किया, कौन सा एसेट खरीदूंगा मैं ये मैंने नहीं बताया, तो ये हो गया जनरल बोरिंग्स। ठीक है, तो स्पेसिफिक बोरिंग के केस में पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग टिल द एसेट एक्चुअली पुट टू यूज, मतलब जिस दिन हमने बोरो किया एंड जिस दिन एसेट पुट टू यूज हुआ, ये पीरियड हो जाएगा बोरिंग कॉस्ट, मतलब इतने पीरियड का इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज करेंगे अगर कैपिटलाइज करना होगा तो। ठीक है, लेकिन जनरल बोरिंग कॉस्ट के केस में क्या होगा, डेट ऑन विच फंड्स आर यूज्ड, फ्रॉम डेट ऑन विच द फंड्स आर यूज्ड टिल एसेट एक्चुअली पुट टू यूज, जब सारा फंड्स यूज हो जाएगा, इसमें मतलब स्पेसिफिक बोरिंग में आप बोरोइंग के डेट से आप कर रहे हो, बोरोइंग के डेट से आप कर रहे हो अप टू द पीरियड ऑफ पुट टू यूज। लेकिन अगर आपका जनरल बोरिंग होगा, जनरल बोरिंग होगा तो आप क्या करोगे, जब फंड्स आपका यूज हो गया उस डेट से आप बोरिंग कॉस्ट निकालोगे, मतलब जिस दिन आपका फंड्स यूज हो गया उस दिन से लेकर के जब तक आप एसेट को पुट टू यूज नहीं करते हो, ये आपका पीरियड हो जाएगा बोरिंग कॉस्ट का पीरियड, मतलब कैपिटलाइजेशन का पीरियड। ठीक है, फ्रॉम डेट ऑन विच द फंड्स आर यूज्ड टिल एसेट एक्चुअली पुट टू यूज। इसके बाद होता है ICTS 10, प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड एसेट्स। Provisions contain liability and assets, ICTS 10. The criteria for recognition of provision on the basis of test of probable in AS 29 is replaced with the requirement of reasonable certain under ICTS. तो चाहे AS 29 हो या फिर Ind AS 37 हो, प्रोविजंस कंटिजेंट लायबिलिटी कंटिजेंट एसेट्स को आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, अगर वो प्रोबेबल है कोई प्रोविजन, तो आप प्रोविजन कब बनाते हो, जब भी कोई अमाउंट आपको जो फ्यूचर आउटफ्लो है, फ्यूचर इकोनॉमिक आउटफ्लो है वो आपको प्रोबेबल है तो आप बनाते हो, तो वहां पे क्या कहता है, प्रोबेबल कहता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी देखता है, यहाँ बोलता है रीजनेबली सर्टेन है तो आप ICTS में रिकॉग्नाइज करोगे। वहां क्या था, रीजनेबली सर्टेन मतलब कि वर्चुअली सर्टेन वहां पे था, 95% ज्यादा अगर होगा तो आपको प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर सकते हो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी की जगह पे आपको देखना वर्चुअल रीजनेबली सर्टेन है कि नहीं। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ रीजनेबली सर्टेन क्राइटेरियन एंड एम्बिग्विटी would arise on assessment of reasonably certain criterion in the act. There is no specific provision for recognition of provisions. However, provisions are allowed based on accrued liabilities as per the ordinary business of commercial accounting. क्या कह रहा है, आपको पता है, देखो ये क्या कह रहा है कि रीजनेबली सर्टेन का मतलब कहीं बताया नहीं है, ना एक्ट में बताया ना ICTS में बताया, तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी आएगा, तो क्या करें, तो कहता है कि तो ऑर्डिनरी मीनिंग देखो एक्ट में क्या कह रहा है, तो एक्ट में भी प्रोविजन के रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन PGBP में कहता है वो कि हाँ प्रोविजन अलाउड नहीं होगा एक्सेप्ट कि जब वो प्रोविजन बिल्कुल मतलब वैसा प्रोविजन हो फिर जो एक्चुअल प्रोविजन हो, मतलब रीजनेबली सर्टेन अगर वो होता है। ठीक है, जैसे कोई एक्चुअरी है, एक्चुअरी वैल्यूएशन करता है, वो साइंटिफिक मीन्स से निकालता है जो भी प्रोविजन है, तो उस टाइम अलाउ हो जाएगा। या फिर बैड डेट्स का प्रोविजन भी कहीं अलाउ होता है, बैंक्स को अलाउ हो जाता है। ठीक है, 5% अलाउ हो जाता है ऑफ DTI,
फॉरेन बैंक्स को, इंडियन बैंक्स अगर होगा तो फिर 8.5% DTI प्लस 10% ऑफ एवरेज एग्रीगेट एडवांसेस मेड टू रूरल ब्रांचेस, तो उतना अलाउ हो जाता है। तो वैसे ही वही कह रहा है कि आपको एक्ट में देखना पड़ेगा क्या कह रहा है। तो वो ऑर्डिनरीली प्रोविजन अलाउ हो जाता है ड्यू बेसिस पे, अगर ड्यू हो जाएगा, एक्रू अगर होगा तो अलाउ हो जाता है, अगर फ्यूचर से के रिगार्डिंग है तो नहीं अलाउ होता, ठीक है ना। प्रोविजन टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन आउटफ्लो रिसोर्सेज टू सेटल द ऑब्लिगेशन रीजनेबली सर्टेन, तो कहता है प्रोविजन आपको तभी रिकॉग्नाइज करना है प्रोविजन को जब आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज रीजनेबली सर्टेन है, तभी आप रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है। It provides that a person shall not recognize contingent liability or contingent asset. However, it requires contingent asset to be assessed continually. When it becomes reasonably certain that inflow of economic benefit will arise, the asset and related income have to be recognized in the previous year in which the exchange occurs. It also provides that a provision shall be used only for expenditures for which the provision was originally recognized. तो कह रहा है कि कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट को आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना, बट कंटीजेंट एसेट को आपको कंटिन्यूअली आपको एसेस करते रहना है कि हाँ ये क्या वर्चुअली सर्टेन हो गया, क्या वर्चुअली सर्टेन हो गया, मतलब रीजनेबली सर्टेन हो गया तो आप उससे एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हो। व्हेन बिकम्स रीजनेबली सर्टेन दैट इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट विल अराइज, जब रीजनेबली सर्टेन हो जाता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट का इनफ्लो अराइज होगा, द एसेट एंड द रिलेटेड इनकम हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड, तो एसेट एज वेल एज इनकम को आपको रिकॉग्नाइज करना होगा इन द प्रीवियस ईयर इन द चेंज अकर्स। और ये भी कहता है कि कोई भी प्रोविजन, मतलब प्रोविजन को आपको तभी यूज करना है ओनली फॉर एक्सपेंडिचर्स फॉर विच द प्रोविजन वाज ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड, मतलब प्रोविजन अगर आपने जिस भी पर्पस के लिए आपने प्रोविजन बनाया उसी पर्पस के लिए आप उस प्रोविजन को यूज कर सकते हो, अदर पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सपेंडिचर ऑन मोस्ट पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक provident fund, gratuity, etc. are covered by specific provisions. There are other post-retirement benefits offered by companies like medical benefits. Such benefits are covered by AS15 for which no parallel ICDS has been notified. Whether provisions for these liabilities are excluded from the scope of ICDS 10. देखो क्या कह रहा है, कहता है कि जब भी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स होता है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए कोई भी खर्चा करता है लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी एक्सेट्रा, तो इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस है, ठीक है ना। देयर आर अदर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय कंपनी लाइक मेडिकल बेनिफिट्स, अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलता है, जैसे मेडिकल बेनिफिट्स भी कंपनी बेयर करता है, ठीक है ना, तो भी कंपनी एक्सपेंडिचर इनकर करता है। तो सच बेनिफिट्स आर कवर्ड बाय AS15, तो AS15 में ऐसे बेनिफिट्स तो for which no parallel ICDS has been notified, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई भी parallel ICDS ही नहीं है। तो whether provisions of these liabilities are excluded from the scope of ICDS, तो बोलता है कि क्या excluded है क्या ये सब ICDS के scope से, कह रहा है कि it is clarified that provision for employee benefit which are otherwise covered by AS15 shall continue to be governed by specific provisions of the Act and are not dealt with ICDS 10। तो वही कह रहा है कि ICDS 10 इसको डील नहीं करता पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स को, ठीक है, जो स्पेसिफिक प्रोविजन है एक्ट में उसी को हम अप्लाई करेंगे, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द प्रोविजंस ऑफ ICDS 7 एंड AS12। तो कह रहा है कि ICDS 7 और AS12 उसके रिगार्डिंग आपको वो करना है, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। AS12 provides government grants should not be recognized until there is a reasonable assurance that the enterprise will comply with the conditions attached to them and the grants will be received। तो आपका AS12 क्या कहता है कि आपको तब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना है जब तक रीजनेबल एश्योरेंस नहीं हो जाए, ठीक है। लेकिन ICDS 7 क्या कहता है, आपको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेना है। वही कहता है पैराग्राफ 4 सब पैरा 1 ऑफ ICDS 7 also provides that government grants should not be recognized until there is a reasonable assurance that the enterprise will comply with the conditions attached to them and the grants will be received. This requirement is in line with AS12. However, para 4.2 of ICDS 7 goes on to provide that recognition of government grants shall not be postponed beyond the date of actual receipt. मतलब देखो डिफरेंस क्या है, एक्चुअल डिफरेंस क्या है दोनों में, ICDS 7 और AS12 में क्या डिफरेंस है। तो ICDS 7 कहता है
कि गवर्नमेंट ग्रांट को आपको तब रिसीव करना, तब आपको रिकॉग्नाइज करना है जब रीजनेबल सर्टेन हो, रीजनेबल सर्टेनिटी आ जाए। AS12 भी कहता है कि जब रीजनेबल सर्टेनिटी आ जाए तभी आपको रिकॉग्नाइज करना है। बट ICDS 7 क्या कहता है, रीजनेबल सर्टेनिटी आएगा तो आपको रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन अगर आपको कभी रिसीव हो गया तो आप पोस्टपोन नहीं करोगे, आपको तुरंत रिकॉग्नाइज करना होगा। मतलब रिसीव्ड या अक्रूड विच एवर इज अर्लियर, रिसीव्ड या अक्रूड विच एवर इज अर्लियर को आपको रिकॉग्नाइज कर लेना है एज पर ICDS 7, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट्स को। क्योंकि AS12 क्या बोलता है, आपको रीजनेबल सर्टेनिटी होना चाहिए, मतलब वो तो एक्रूअल बेसिस उसका प्रिंसिपल ही है, लेकिन ICDS 7 क्या बोलता है, अक्रूड और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आ जाए आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब देखो लिखा है गवर्नमेंट ग्रांट शुड नॉट बी पोस्टपोन बियॉन्ड द डेट ऑफ एक्चुअल रिसीट, एक्चुअल रिसीट से आप बियॉन्ड पोस्टपोन ही नहीं कर सकते। देयरफॉर एज पर ICDS 7 initial recognition of government grants cannot be postponed beyond the date of actual receipt even in a case where all the recognition conditions in accordance with AS12 are not met। मतलब सारे recognition conditions AS12 के met नहीं हुए हैं, फिर भी अगर वो रिसीव हो गया अमाउंट तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज पर ICDS 7, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द AS16 एंड ICDS 9, द ट्रीटमेंट ऑफ इनकम अर्न्ड फ्रॉम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ बोरोड फंड्स। तो क्या ट्रीटमेंट है ऑफ इनकम अर्न फ्रॉम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑफ बोरो फंड्स। अभी मान लो फंड्स मैंने बोरो किया, अब मैंने क्या किया, फंड्स को बोरो किया। अब फंड्स को बोरो करने के बाद मैंने उससे टेम्पररी इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब जब तक सोच रहा हूँ मैं कि 2 महीने के बाद मैं इसे लगाऊंगा, ठीक है, उससे एसेट किया, 2 एसेट खरीदूंगा 2 महीने के बाद, तो तब तक मैंने क्या किया, उसमें उससे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उससे कुछ इनकम हो गया, तो इस इनकम का क्या करेंगे, तो इस रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन है। So paragraph 11 of AS16 permits income earned on temporary investment of borrowed fund pending their expenditure on the qualifying asset to be deducted from the borrowing cost incurred. ICDS 9 however does not permit such deduction from the borrowing cost। तो आप चाहे AS को देख लो या Ind AS को देख लो, अगर आप कभी आप बोरो करते हो, उससे कुछ टेम्पररी इन्वेस्टमेंट करते हो, जो भी इनकम आता है उससे आप क्या करते हो, कॉस्ट से माइनस कर देते हो, मतलब जो भी बोरिंग कॉस्ट होगा उससे माइनस कर देते हो, चाहे AS हो या Ind AS हो। बट ICDS 9 के हिसाब से जो भी इनकम आएगा आउट ऑफ टेम्पररी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द बोरिंग कॉस्ट, उससे आप माइनस नहीं करोगे फ्रॉम द बोरिंग कॉस्ट। मतलब आपने कुछ भी अमाउंट बोरो किया, उससे अगर आपने टेम्पररी इन्वेस्टमेंट किया तो उससे आप माइनस नहीं करोगे एज पर ICDS। बट AS एंड Ind AS दोनों ही कहता है कि आप माइनस कर सकते हो, ठीक है ना। तो लेकिन ICDS 9 परमिट नहीं करता उसे माइनस करने के लिए। इसके बाद सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, तो सस्पेंशन कब होगा बोरोइंग कॉस्ट का, मतलब सॉरी कब आप कैपिटलाइज करना बंद कर दोगे, सस्पेंड कर दोगे आपके कैपिटलाइज करना, ठीक है ना। तो पैराग्राफ 17 ऑफ AS16 परमिट्स सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड्स विद एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्टेड। मतलब कब आप सस्पेंड कर दोगे, मतलब बीच में रोक दोगे, चाहे AS हो, AS16 हो या फिर AS16 हो या फिर Ind AS 16 हो, Ind AS 16 हो या फिर Ind AS 23 हो, ठीक है ना, Ind AS 16 हो या फिर Ind AS 23 हो या फिर AS 16 हो या AS 10 हो, दोनों ही कहता है कि आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करोगे अगर उसका एक्टिव डेवलपमेंट को इंटरप्ट कर दिया आपने, तो मतलब इंटरप्शन आ गया कुछ भी, एक्टिव डेवलपमेंट मतलब बीच में आपने रुक गया काम, तो फिर कैपिटलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन ICDS 9 डज नॉट परमिट द सस्पेंशन ऑफ ए कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। मतलब ICDS 9 के हिसाब से आप बोरोइंग कॉस्ट को कभी भी सस्पेंड नहीं करोगे। ICDS 9 डज नॉट परमिट सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट इन सच केसेस। कभी भी एक्टिव डेवलपमेंट रुक गया तो ICDS 9 के हिसाब से आप उसे कभी भी सस्पेंड नहीं करोगे कैपिटलाइजेशन को, ठीक है, इन सच केसेस। अबव डेविएशंस बिटवीन AS16 एंड Ind AS 9 वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन टैक्सेबल इनकम। इस वजह से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम आपका इंक्रीज हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ICDS टॉपिक खत्म होता है अब।